दोस्तों, कभी कभी क्राइम की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद आपको मरने वाले से ज्यादा हमदर्दी उसके कातिल से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर आज की ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मरने वाला व्यक्ति ज्यादा बुरा था या फिर मारने वाला। पर उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। You're so sweet, you make my heart go pitter patter, just like my corn shucker machine. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इस लड़की से जिसका नाम है जेड जेंक्स। जेड का जन्म 14 अक्टूबर 1983 को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में हुआ था। जेड की मां जेनी और उसके पिता स्टीव अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। जब जेड 10 साल की हुई तब उसके माँ बाप का तलाक हो गया। इसके बाद उसकी मां ने 1995 में थॉमस मेरीमैन नाम के एक व्यक्ति के साथ दूसरी शादी कर ली। इस शादी के बाद जेड अपनी मां के साथ थॉमस मेरीमैन के घर आकर रहने लगी। जेड का अपने सौतेले पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। सौतेला पिता होने के बाद भी थॉमस मेरीमैन जेड की बहुत केयर करता था, लेकिन जेड की मां का रिश्ता थॉमस मेरीमैन के साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। उनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, यहाँ तक कि कई बार तो पुलिस तक को आना पड़ा इनके झगड़े को शांत कराने के लिए, जिसकी वजह से जेड की मां का ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और 2006 में इनका तलाक हो जाता है। इस दौरान जेड की पढ़ाई पूरी हो जाती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद जेड अपने असली पिता स्टीव की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगती है। पिता की कंपनी में काम करने के दौरान जेड ने बिजनेस की उन सभी बारीकियों को सीख लिया था जिससे वो खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सके। इसके बाद 2018 में जेड अपना खुद का एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का हो जाता है। जेड की लाइफ में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों के साथ अक्सर घूमना और पार्टी करना उसकी लाइफ स्टाइल बन गई थी, लेकिन फिर एक दिन उसके हाथों से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी खुशनुमा जिंदगी पल भर में बर्बाद हो जाती है। 31 दिसंबर 2020 की रात, जिस वक्त कैलिफोर्निया शहर में हर तरफ न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, उस वक्त जेड अपने सौतेले पिता थॉमस मेरीमैन की जान ले रही थी। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस बेटी को थॉमस मेरीमैन इतना प्यार करता था, जिसकी वो इतनी केयर करता था, आखिर वही बेटी उसके खून की प्यासी कैसे बन गई? और आखिर क्यों एक जिंदा दिल लड़की कत्ल जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देती है? ये सब वो सवाल हैं दोस्तों जिनके जवाब आपको आगे कहानी में मिल तो जाएंगे, पर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आखिर इस कहानी का असली विलेन कौन है। क्या वो जेड है या उसका सौतेला पिता थॉमस मेरीमैन? ये आप पूरी कहानी सुनने के बाद खुद ही फैसला करें और हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि 2018 जब जेड अपनी नई कंपनी शुरू करती है, तब वो उसी इलाके में आकर रहने लगती है जहां थॉमस मेरीमैन रहता था। यानी कि थॉमस मेरीमैन के घर की कुछ ही दूरी पर जेड रहना शुरू कर देती है। अब जब सौतेले पिता का घर इतना करीब था तो अक्सर वीकेंड पर जेड अपने सौतेले पिता से मिलने भी आती थी। थॉमस मेरीमैन शुरू से ही एक शराबी किस्म का व्यक्ति था। 2018 आते आते उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की हो चुकी थी और शराब की लत की वजह से अक्सर उसकी तबीयत भी खराब रहती थी। इसलिए जेड अक्सर उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके घर आती जाती रहती थी। जेड की कंपनी अच्छी चल रही थी, इसलिए वो थॉमस मेरीमैन की आर्थिक रूप से भी मदद करती रहती थी। जेड से जो कुछ भी हो सकता था वो सब कुछ कर रही थी अपने सौतेले पिता की अच्छी सेहत के लिए, पर फिर भी थॉमस की बीमारी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो दिन पे दिन और बीमार होते जा रहा था और फिर एक दिन थॉमस ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। इस दौरान उसके इलाज का सारा बिल जेड ही भरती है। एक हफ्ते बाद जब थॉमस को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली रहती है, तब जेड सोचती है कि क्यों ना वो अपने पिता के घर की साफ सफाई करके उसे थोड़ा डेकोरेट कर दे।
ऐसा करके वो अपने सौतेले पिता को एक अच्छा सा वेलकम सरप्राइज देना चाहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि घर की साफ सफाई में उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे उसके सौतेले पिता उससे बरसों से छुपाते आ रहे थे। असल में दोस्तों हुआ यूं कि थॉमस के घर की सफाई के दौरान जेड थॉमस के कंप्यूटर टेबल को साफ कर रही होती है। तभी अचानक से उसके हाथ से कंप्यूटर का माउस हिल जाता है और माउस हिलने की वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसमें कुछ भी चौंकने वाली बात नहीं थी, पर थॉमस के कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वॉलपेपर यानी कि फोटो लगा हुआ था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। असल में ये वॉलपेपर एक औरत के चेस्ट की न्यूड फोटो थी। अपने पिता के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी अश्लील तस्वीर देखकर जेड चौंक जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी उसकी नजर उस न्यूड फोटो पर टिक जाती है। दरअसल ये न्यूड फोटो किसी और का नहीं बल्कि जेड का ही था। जेड के भी सीने पर सेम उसी जगह और वैसा ही बर्थ मार्क था जैसा कि उस कंप्यूटर स्क्रीन पर लगे वॉलपेपर में दिखाई दे रहा था। इसके बाद जेड अपने सौतेले पिता के कंप्यूटर को ओपन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी 100 से ज्यादा न्यूड तस्वीरें उसके नाम से बने एक फोल्डर में सेव थी। इनमें से कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी थी जिसे उसने कई साल पहले अपने बॉयफ्रेंड को सेंड की थी और बाकी की तस्वीरें उसके बाथरूम और बेडरूम की थी, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि उसके सौतेले पिता ने इन तस्वीरों को एक हिडन कैमरे की मदद से लिया होगा। यानी कि जब जेड इस घर में रहने आई थी तब से उसके सौतेले पिता की उस पर गंदी निगाह थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो बचपन से लेकर अब तक एक पिता के तौर पर देखती आ रही थी वो इंसान असल में ऐसी घिनौनी मानसिकता वाला निकलेगा। ये सब कुछ जानने के बाद वो अपनी खुद की नजरों में गिर गई। उसे अपने ही शरीर से नफरत होने लगी थी और ऐसी ही नफरत उसके दिल में अपने सौतेले पिता थॉमस के लिए भी होने लगी। और इसी के एक हफ्ते बाद 31 दिसंबर 2020 की शाम को जेड थॉमस को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। अब तक थॉमस के लिए जेड के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि बस वो अपने सौतेले पिता को किसी भी तरह से उनके किए की सजा देना चाहती थी। और फिर घर लौटते समय गाड़ी में ही जेड थॉमस को नींद की ढेर सारी गोलियां शराब में मिलाकर पिला देती है। लेकिन जब इसके बाद भी थॉमस नहीं मरता है तब जेड प्लास्टिक बैग से उनका गला घोट देती है। थॉमस को मारने के बाद जेड अपने कई दोस्तों को मदद के लिए मैसेज करना शुरू कर देती है और यही जेड सबसे बड़ी गलती कर देती है। असल में दोस्तों थॉमस की बॉडी इतनी ज्यादा भारी थी कि वो अकेले उस बॉडी को कार से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और वो चाहती थी कि किसी तरह वो थॉमस की बॉडी को उसके बेड पे ले जाकर सुला दे ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से उसकी जान गई। जेड की मदद के लिए उसका एक दोस्त वहां आता भी है, पर जब वो देखता है कि ये एक डेड बॉडी है तब वो डर जाता है और वहां से निकल जाता है। और फिर वही दोस्त पुलिस को फोन करके इस क्राइम की पूरी जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर थॉमस की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर पड़े उस कूड़े के ढेर से रिकवर करती है जहां जेड ने अभी तक उस बॉडी को छुपा के रखा था। और फिर इसके बाद पुलिस जेड को भी गिरफ्तार कर लेती है। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद अप्रैल 2023 में कोर्ट ने जेड को थॉमस के कत्ल का दोषी करार देते हुए उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई। When I went to clean in his office area, I was kind of wiping things down, and I bumped the mouse on his desktop computer, and it shook the screen awake. And I looked, and there's a picture of female breasts on the screen, and I look, and I have a beauty mark on my chest, and I look at it, those are my breasts, so. तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों आपने अभी तक बहुत सारे सीरियल किलर की कहानी सुनी होगी जिन्होंने कई लोगों की बेरहमी से हत्याएं की होंगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे सिर्फ सीरियल किलर की कहानी है जिसे औरतों की दर्द और तड़प की चीख पुकार सुनने का ऐसा नशा लगा कि उसने करीब 6 साल में 1 या 2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा महिलाओं का रेप और कत्ल किया।
इन सभी महिलाओं की उम्र करीब 18 से 50 साल के बीच की थी। ये हत्याएं उसने हथौड़ों, पेचकस और अपने दांतों की मदद से की थी। इसके कत्ल करने का तरीका इतना खतरनाक था कि जिसे सुनकर इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने उसे वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया तक कह दिया था। तो दोस्तों, क्या है इस खूंखार सीरियल किलर की कहानी और आखिर क्यों ये सिर्फ लड़कियों का ही शिकार करता था? चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मिखाइल पोपकोव की। मिखाइल का जन्म 7 मार्च 1964 को रूस के अंगास्क में हुआ था। मिखाइल के जन्म के बाद उसके माता पिता जॉब की वजह से अंगास्क से नोरिलिस्क शिफ्ट हो गए, पर मिखाइल को वहीं अंगास्क में उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया। कुछ सालों बाद जब उसके माता पिता नोरिलिस्क में सेटल हो गए तब उन्होंने मिखाइल को भी अपने पास बुला लिया। मिखाइल जब अपने माता पिता के घर आता है तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। मिखाइल से उसकी बहन बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसकी छोटी बहन को बहुत लाड प्यार करती थी और ये बात मिखाइल को जरा भी पसंद नहीं आती थी। कई बार खेलकूद में जब उसकी बहन को चोट लग जाती थी तब उसकी माँ उसे बहुत डांटती और मारती थी, जिसकी वजह से मिखाइल के अंदर अपनी माँ और अपनी बहन के लिए गुस्सा पनपने लगा। खैर, जब मिखाइल बड़ा हुआ तो उसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैकेनिक बनने के लिए एक टेक्निकल स्कूल ज्वाइन किया। इसके बाद वो रसिया मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। इसी दौरान मिखाइल की शादी एलेना नाम की एक लड़की से हुई। शादी के कुछ साल बाद तक इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान मिखाइल को एक बेटी भी हुई जिसका नाम उसने कैटरीना रखा। मिखाइल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक मिखाइल ने आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और फिर रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने पिता के साथ एक ग्रेवयार्ड में काम करने लगा जहाँ लाशों को दफनाया जाता था। पर इन छोटे मोटे कामों से मिखाइल फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। 1987 में मिखाइल अपने एक दोस्त से मिला। मिखाइल का वो दोस्त उस समय पुलिस विभाग में नौकरी करता था। मिखाइल की माली हालत देखकर उसके दोस्त को उस पर दया आ गई और उसने अपने सोर्स से मिखाइल की नौकरी पुलिस विभाग में लगवा दी। पुलिस की नौकरी में मिखाइल अक्सर रात रात भर घर से बाहर रहने लगा और फिर इसी बीच मिखाइल की बीवी एलेना का किसी और से चक्कर चलने लगा। जब ये बात मिखाइल को पता चली तो वो अंदर से टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। पर यह बात मिखाइल ने अपनी बीवी से कभी नहीं पूछी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इस वजह से टूट जाए। ये बात मिखाइल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो इस बात को किसी से कह भी नहीं पा रहा था। इधर उसकी बीवी को लगा कि मिखाइल को उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो और बेधड़क अपने प्रेमी से मिलने लगी। धीरे धीरे मिखाइल के दिल में अपनी बीवी के प्रति इतनी नफरत भर गई कि उसे दुनिया की सारी औरतें गलत ही लगने लगी। और फिर शुरू होता है मिखाइल का खूनी खेल। साल 1992 जब मिखाइल ने अपना पहला शिकार किया। उस साल अपनी ड्यूटी के दौरान रात में मिखाइल एक बार के पास खड़ा था। उस बार में से एक महिला काफी नशे में बाहर निकली। वो इतने नशे में थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। मिखाइल मदद करने के लिए उस महिला के पास जाता है। मिखाइल उस महिला से बोलता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। मिखाइल पुलिस की वर्दी में था तो वो महिला भी मिखाइल की बात आसानी से मान जाती है। मिखाइल उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर जब उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तभी रास्ते में बातचीत के दौरान मिखाइल उस महिला से पूछता है कि क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो या फिर थोड़ी देर और पार्टी करना चाहोगी मेरे साथ। वो महिला पहले से ही पार्टी के मूड में थी तो मिखाइल के पूछने पर वो तुरंत उसके साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती है। तब मिखाइल को लगता है कि ये औरत भी बिल्कुल उसकी वाइफ की ही तरह अपने पति को धोखा देती है। इसके बाद मिखाइल उस औरत को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके अंदर जो अपनी बीवी के लिए गुस्सा और नफरत थी वो सारा गुस्सा इस महिला पर निकालता है। पहले वो उस महिला के साथ जबरदस्ती रेप करता है और फिर एक स्क्रू ड्राइवर से उसे गोद गोद कर मार डालता है। उस महिला की तड़प और चीख पुकार सुनकर मिखाइल को बहुत अच्छा लगता है और फिर इसके बाद ये एक सिलसिला सा बन जाता है। मिखाइल अब अक्सर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान ऐसा करने लगता है। वो हमेशा किसी न किसी बार के सामने खड़ा रहता और जब कोई महिला अकेली बार से निकलती तो उसे उसके घर ड्रॉप करने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेता और फिर बातों ही बातों में ये सवाल पूछता कि क्या उसे और पार्टी करनी है या अपने घर जाना है। जो भी महिला अपने घर जाने का ऑप्शन चूज करती उन्हें बाइज्जत घर तक ड्रॉप कर देता था और जो भी मिखाइल के साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती उनके साथ पहले वो रेप करता और फिर उन्हें जान से मार देता। मारने के बाद वो लाश को पास के जंगलों में फेंक देता था
और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उस लाश की सूचना पुलिस स्टेशन को देता था और फिर उस केस की छानबीन में जुट जाता था, जिसकी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया। 1992 से लेकर 1998 तक उसने ऐसे ही करीब 84 लड़कियों और औरतों को मारा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसने कुल 200 से ज्यादा लड़कियों और औरतों को अपना शिकार बनाया था, पर उसने कोर्ट में सिर्फ 84 कत्ल के बारे में बताया और बाकी का उसे याद नहीं। तो अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये खुद ही इन सारे केसेस के इन्वेस्टिगेशन में मौजूद था तो आखिर ये पकड़ा कैसे गया। तो हुआ यूँ कि 1998 में इसने पुलिस की जॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा और इस समय तक उसने लड़कियों और औरतों का शिकार करना बंद कर दिया था। पर इस केस से जुड़ी फाइलें अभी बंद नहीं हुई थी। साल 2012 में एक पुलिस ऑफिसर फिर से इस पुराने केस पर काम करना शुरू करता है। क्राइम सीन से मिले सबूतों को देखने के दौरान उसकी नज़र एक कार के पहियों के निशान पर जा टिकी। जिस कार के पहिए के निशान थे वो ज्यादातर वहाँ की पुलिस यूज करती थी। फिर इस पुलिस ऑफिसर ने इस केस से जुड़े सभी पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करना शुरू किया। इसी पूछताछ के दौरान उसने मिखाइल से भी पूछताछ की और उसका डीएनए टेस्ट करवाया और मिखाइल का डीएनए टेस्ट लाश के पास से मिले कुछ सबूतों से मैच कर गया, जिसके बाद मिखाइल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने ये कोर्ट में बोला भी कि ये सब उसने अपनी बीवी के अफेयर की वजह से किया। और फिर जनवरी 2015 को उसे 22 लड़कियों के कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा मिलती है। इसके कुछ साल बाद मिखाइल इस केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर को 62 और लड़कियों के कत्ल के बारे में बताता है। मिखाइल वो जगह भी दिखाता है जहां उसने इन सबको मारा था। दोस्तों, इस केस से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ लड़कियों के जिस्म को उसने अपने दांतों से नोचा था और कुछ के सीने को चीरकर उसका दिल भी निकाल लिया था। इसीलिए सीरियल किलर को इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया का नाम दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।